बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक है सुप्रीम कोर्ट से आने वाला बड़ा फैसला और दूसरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डी चौक की कॉल। इन दोनों के ऊपर तफसील से बात करते हैं और जो जुड़ी खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर 63A की तशरीह का जो रिव्यू था उसके ऊपर आज फैसला सुना दिया। फैसला आया 5-0 से, यानी कि पाँचों जजेज़ ने इस चीज़ पर इत्तफाक किया कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो 63A की तशरीह की थी वो दुरुस्त नहीं थी, इसलिए उसको कलअदम करार दे दिया गया। वो तशरीह क्या थी? वो तशरीह ये थी कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उसका वोट नहीं गिना जाएगा, लेकिन आज के फैसले के बाद असर क्या पड़ा? अब वो वोट गिना जाएगा। तो ये तय हो गया आज और 5-0 से फैसला है और हुकूमत इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझ रही है। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम है हुकूमत एक तवील अरसे से कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से वो आइनी तरामीम लाएँ जो जुडिशल रिफॉर्म से मुताल्लिक हैं, जिसमें टेन्योर फिक्स करना, आइनी अदालत का क़याम, हाई कोर्ट के जजेस के तबादले, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके लिए हुकूमत सर तोड़ उन्होंने कोशिश की, मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर कोशिश की तो वो छिन गई, वो ख़त्म हो गई, वो कोशिश नाकाम हो गई। उसके बाद बंदे तोड़े, मौलाना साहब को राज़ी करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, नाकाम हो गए। अब तीसरी उनकी तवक्को थी 63A का रिव्यू जो है, अगर पिछला फैसला कलअदम होता है तो फिर ये बड़ी बासानी उधर से बंदे तोड़ लेंगे। तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैं, हिमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन आज़ाद हैसियत में उनको तोड़ के, क्योंकि उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी, आज़ाद हैसियत में वो अगर वो उनको तोड़ के अपनी आइनी तरमीम करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद के जो आगे उनके यानी कि अज़ाइम हैं उनको पूरा करने में आसानी होगी। और बिलावल भुट्टो साहब ने कल इसके ऊपर बड़ी बात की थी, मैंने आपको गुजारिश की, उन्होंने ये कहा कि 25 अक्टूबर तक मामला पुरअमन तरीके से हल हो सकते हैं। आइनी तरामीम के हवाले से कह रहे थे, डेडलाइन के जवाब में उन्होंने कहा। और उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर मामला 25 अक्टूबर से आगे जाता है तो फिर सूरत हाल आमने सामने आने जैसी होगी। ये बड़ी तशवीशनाक बात थी। आज ही राजा परवेज़ अशर साहब ने यह दावा कर दिया, साबिक वज़ीर आज़म हैं, साबिक स्पीकर भी रहे हैं, उनका दावा है कि नवंबर के अंदर आइनी अदालतें जो हैं वो काम शुरू कर देंगी। इससे मुझे ये समझ आता है कि आइनी ये जो तरामीम का मामला है इसके ऊपर हुकूमत का होमवर्क मुकम्मल हो चुका, यानी कि उनके नंबर्स जो हैं, नंबर ही पूरे करने हैं, होमवर्क तो यही है, क्योंकि ईवान के अंदर उनको 2/3 अक्सरियत अपनी तो हासिल नहीं है, उनको कहीं ना कहीं से मांगे तांगे का कुछ करना पड़ेगा, मौलाना फजल रहमान साहब को मिलाना पड़ेगा, प्लस कुछ और लोगों को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं और बड़ी कन्विक्शन के साथ कि मौलाना फजल रहमान साहब के बग़ैर उनका नंबर जो है वो पूरा हो चुका है। और फिर सवाल ये है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास उनके दर पर क्यों बार बार हाज़िरी दे रहे हैं और क्यों मौलाना साहब को, इवन आज भी उन्होंने कहा जी ये जो मुसव्वदा तैयार करके आ रहे हैं वो हम उस पर कभी इनको प्लस नहीं कर सकते, इनके साथ प्लस नहीं हो सकते, मतलब उस पर वो राज़ी नहीं है, आज भी उन्होंने कहा। और कल ही आपको मालूम है इरफान सिद्दीकी साहब की मुलाकात हुई, परसों मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई, तो कोशिशें जो हैं वो तो अपनी जगह पे जारी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नंबर पूरे हैं। आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का बयान मैंने पढ़ा, वो उनका मौक़िफ़ ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो वोट हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत इनको मौलाना फजल रहमान साहब की है कि उनकी इस चीज़ को हिमायत हासिल हो। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी स्ट्रीट पावर, उससे तो किसी को भी इनकार नहीं है और वो डेमोन्स्ट्रेट कर भी चुके हैं। अब वसी तर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए वो हुकूमत जो है मौलाना फजल रहमान साहब को हिस्सा बनाना चाहती है अपनी इस तरमीम का कि वो इसमें ऑन बोर्ड हों। और वजह यह है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब अब ये बाय हुक और बाय क्रुक इधर वे, यानी हर सूरत में वो ये तरमीम करना चाहते हैं, वो तो इस चीज़ पे डिसाइड कर चुके हैं, उन्होंने करनी है। अब वो चाहते हैं कि मौलाना साहब का वज़न हमारे पल्ले में हो। क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि ये एक डिसाइसिव मोमेंट है मौलाना फजल रहमान साहब के लिए। अगर उन्होंने इस मौके के ऊपर अपना वज़न हुकूमत के पल्ले में ना डाला और फैसला कर लिया तो फिर इसका मतलब ये है कि उनका डिसीजन जो है वो हो जाएगा मुस्तकबिल की सियासत का। अब इस हुकूमत के हुए 6 से 7 माह, 8 माह हो गए कमोबेश, इस अभी पड़े हैं। अगर आइनी तौर पर देखा जाए तो अभी इनके 4 साल और 4.25 साल पड़े हैं। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब इस मौके के ऊपर इनका साथ नहीं देते तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा हुकूमत के लिए। उसकी वजह ये होगी कि फिर इसका मतलब है मौलाना ने डिसाइड कर लिया है कि अपनी वो बाकी जो पॉलिटिक्स है, यानी इस टेन्योर की, इस पार्लियामेंट के टेन्योर की, वो फिर ऑपोजिशन ही करेंगे। फिर आप सोचें, इसका मतलब ये है कि फिर ऑपोजिशन में कौन होगा? तहरीक इंसाफ होगी और मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। स्ट्रीट पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बहुत ज़्यादा है। ये अलग बात है कि इस वक्त उनको पाबंदियों का सामना है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो तो फिर तिगनी का नाच नचाएंगे और वो हर हुकूमत को करते हैं इस तरह। एक बात मौलाना के करीबी बंदे ने कही, उन्होंने कहा कि
कोई ऐसी हुकूमत जिसमें मौलाना ना हो, वो हुकूमत अपना टाइम पूरा नहीं करती, वो चल भी नहीं पाती। और ये बात अगर माजी को मद्देनज़र रखा जाए तो ये बात दुरुस्त नज़र आती है। इसलिए हुकूमत की कोशिश है कि मौलाना को हर सूरत वो अपने पलड़े के अंदर डालें। और मौलाना साहब की सियासत क्या होगी, फैसला उन्हें अभी करना है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। ये चंद दिन हैं, इनके अंदर ही मौलाना को फैसला करना है, या तो वो इधर आ जाएंगे या वो इधर चले जाएंगे। इसके बाद मुझे लगता है शायद कोई ऐसा मौका ना आए। बहरहाल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, हालात अनप्रिडिक्टेबल हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इस वक्त का सिनेरियो है उसके अंदर मौलाना के पास इससे बड़ी यानी डिसीजन मेकिंग चॉइस जो है वो नहीं होगी जो इस वक्त उनको दरपेश है। तो चैलेंज मौलाना साहब के लिए बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसलिए कि एक तरफ उनको हुकूमत को हेड ऑन लेना पड़ेगा, और आपको मालूम है ये हाइब्रिड प्लस है, तो इस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत के पीछे खड़ी है। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब अगर क्या वो अपने जलसों के अंदर कर चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने निशाने पे रखा है, अगर इस वक्त वो इनके साथ नहीं आते तो फिर उनके दो यानी कि सामने महाज होंगे, एक हुकूमत भी होगी, इस्टेब्लिशमेंट भी होगी, और फिर उनके ताबड़तोड़ हमले होंगे। इसलिए इस हुकूमत की पूरी कोशिश, पूरा जोर है कि किसी भी तरह मौलाना फजल रहमान साहब का वज़न, उनके वोटों का वज़न नहीं, उनका वज़न उनकी यानी कि मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो, इसलिए वो उनके दर पे जा रहे हैं। अदलिया की जानिब से अब जो तरामीम है, अदलिया की जानिब से अपना रोल तो प्ले कर दिया गया, आज वो हो गया। वो लंबी बहस में जाए बगैर मैं अगर मुख्तसर कमेंट कर दूं, जिस वक्त ये तशरीह हुई थी, अब यानी कि अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के जज भी होते हैं, अपनी पसंद के फ़ैसले भी होते हैं। जब ये 2022 में तरामीम हुई, तरामीम से मुराद सॉरी ये जो इसका तशरीह हुई 63A की, उस वक्त ये जितनी PDM आज हुकूमत में बैठी है, इन सब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन को दोबारा से लिखने के मुतरादिफ है, जो कि इस्तेहकाक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। ये इन सब का मौक़िफ़ था। और आज जब उसको रिवर्स कर दिया गया तो आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये फैसला गलत है, बिल्कुल गलत है। यानी कि फ़ैसले जजेस सारे अपनी अपनी चॉइसेस के हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है हमारी, यानी कि वो फ़ैसला भी कुछ सियासी जमातों की नज़र में गलत था, जो फ़ैसला आज हुआ है वो भी कुछ सियासी जमातों की उसमें यानी नज़र में गलत है। उस वक्त एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, वो कर लिया गया, कोशिश तो की गई, लेकिन वो काम ना बन सका जो ब्रॉडर सेंस में था। वो कब हुआ था? जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ गई, सदर मुमलिकत ने रेफरेंस लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आर्टिकल 63A की तशरीह करें, 4 सवालात उसमें दे दिए, जिसमें से एक ये था ये इसको असर्ट इस चीज़ को तय किया जाए कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है, पार्टी के जो राय है उसके मुखालिफ जाके वोट देता है, तो उसकी यानी कि क्या वो वोट शुमार होगा या नहीं होगा। तय कर दिया कि जो वोट शुमार नहीं होगा, जबकि आइन में ऐसा नहीं था। अब उसको वापस उसकी हालत में बहाल कर दिया गया। और अब इसकी जो टाइमिंग है, फैसला अगरचे दुरुस्त भी हो, अगर जो यानी कि जो टाइमिंग है, सवाल उसके ऊपर है कि आखिर इस वक्त की क्यों 2 साल से रिव्यू पटिशन पड़ी थी। और जनाब इज़्ज़त माब ये जो कमेटी बनी, ये वाली 2 रुकनी ऑर्डिनेंस के बाद, उसने फौरी तौर के ऊपर बेंचेस की तश्कील में पहला बेंच ये तश्कील दे दिया, इसमें 63A को रख दिया, और जिसकी कि इस वक्त हुकूमत को अशद ज़रूरत थी, और वो मसला उनका हल हो गया। अब आ गई बारी फ्लोर क्रॉसिंग की। अब बात बेट इस चीज़ पे हो रही है कि कितने बंदे हुकूमत तोड़ चुकी है तहरीक इंसाफ के, इसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन सरासीमगी और अंदर जो गुफ्तगू हो रही है उसमें यह है कि वो यानी नंबर अपना पूरा कर चुके हैं जितनी उनको ज़रूरत है। ये अब ज़्यादा देर की बात नहीं है। अब डेडलाइन ये है कि अब ये जो SCO का इजलास होने जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम का, वो है इस महीने के वस्त में। आज जो खबरें चल रही हैं, जो सीना बसीना हैं, वो ये है कि क्या ये इससे पहले कर लिया जाए या उसके बाद। अब तक की जो इतलात हैं ये उस इजलास से पहले करने के यानी कि फेवर में है हुकूमत, उनकी ये कोशिश और ख्वाहिश है। कुछ लोग इनके बाहर गए हुए हैं और इतलात के मुताबिक उनको वापस तलब कर लिया गया है। जो MNAs और सेनेटर्स जो भी अरकान पार्लियामेंट हैं उनको वापस तलब कर लिया गया है, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जो आने वाला हफ्ता है इसके अंदर ये इजलास बुला लेंगे, या एन मुमकिन है इसी वीकेंड पर बुला लें, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि आने वाले हफ्ते में शायद पीर को इसका इजलास तलब करके और ये मामला तय कर लिया जाए, और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास उसके बाद हो, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम कम होगा। इसलिए इम्कान यही है कि शायद ये पहले कर लें। तो 25 अक्टूबर की जो डेडलाइन है उससे पहले ये डेडलाइन आ गई कि SCO इजलास से पहले या उसके बाद। ज़्यादा इम्कान है कि इससे पहले करेंगे, आने वाले हफ्ते में आपको इससे ज़रूर आगाह करेंगे। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की D चौक कॉल। इंतहाई क्रिटिकल सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि 2 यानी कि अपोजिट पोल्स जो है ना वो इस वक्त अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और भरपूर तैयारी कर रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं अपनी अपनी तैयारी का। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूँ कि तहरीक इंसाफ का जो इमरान खान साहब की हिकमत अमली है उसको कामयाब बनाने में हुकूमत अपना पूरा जोर लगा रही है, लगाती रही है और लगा भी रही है। आज पूरे इस्लामाबाद के अंदर आप इधर उधर घूमें, जहाँ भी माहौल के अंदर एक ही सवाल आपको गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है कि कल कौन सा रास्ता खुला होगा और कौन सा बंद होगा। अब ये जब ये और अगला सवाल होता है कि क्यों हो रहे हैं जी, वो तहरीक इंसाफ का जलसा है जी, बिलउमूम यही बात हो रही है। लेकिन दूसरा हिस्सा है कि वो
जो आ रहे हैं वफूद, उनके हिसाब से भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जा रहा है, रेंजर्स भी आ रही हैं, अफवाज पाकिस्तान को भी यहाँ पे यानी कि तैनात किया जा रहा है, और इसके अलावा पुलिस तो है ही है। तो ये सारा माहौल जो है वो तहरीक इंसाफ जलसा करने से पहले या एहतजाज करने से पहले ये हुकूमत उनके जलसे को कामयाब कर देती है। अब जब हर जगह पे तहरीक इंसाफ के एहतजाज का तस्करा होगा तो एहतजाज तो कामयाब हो गया, और हर मौके के ऊपर इस हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को भरपूर सपोर्ट किया। इमरान खान साहब जेल में बैठ के ज़बरदस्त हंसी हंसते होंगे कि यार कैसा इनको फुदू लगाया कि हम सिर्फ कॉल देते हैं और ये जनाब इतने एक्टिव होते हैं कि हमारे जलसे को, हमारे धरने को, हमारे एहतजाज को कामयाब बना देते हैं। और वो हुकूमत ये कर रही है। अब हो क्या रहा है इस वक्त, रास्तों की बंदिश के प्लान आना शुरू हो गए। तय ये हुआ, मैंने कल गुजारिश की थी आपसे, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर की थी, कि ये तय कर लिया गया है कि रेड जोन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उधर तो इनको दाखिला नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अब जो इत्तलात हैं वो इस्लामाबाद की हदूद में भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, इस्लामाबाद की हदूद से बाहर रखा जाएगा। अब ये तय होना बाकी है कि बिलखुसूस जो खैबर पख्तूनख्वा से काफिला आता है उसको किस जगह पे इंटरसेप्ट किया जाएगा, किस जगह पे रोका जाएगा। कल का गंडापुर साहब का बयान मैं आपके सामने रख चुका हूँ, वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, पूरी वजाहत के साथ उन्होंने बताया कि उनका एक बड़ा भरपूर तरबियत याफ्ता जो एक दस्ता होगा वो आगे होगा, मशीनरी होगी, उसके पीछे होंगे काफिले। वो मशीनरी और वो दस्ता वो इस चीज़ के लिए वेल इक्विप्ड होगा कि जो जो रुकावटें आएँ वो उनको हटाता चला जाएगा। आखिर कहाँ तक हटाएंगे, कहीं ना कहीं तो आमना सामना होता है। अब खुदा ना करे वो सूरत हाल पैदा हो, लेकिन जो एज ऑफ नाउ सूरत हाल है, अगर जलसा या एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होता, मुलतवी नहीं होता, तो फिर ये सूरत हाल किसी ना किसी जगह पे आपको देखने को तो मिलेगी। मैं ये बिलखुसूस बात कर रहा हूँ केपी से जो आने वाला काफिला है, और बाकी रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इनको तो मेरा ख्याल है पिछली मरतबा की तरह 28 सितंबर को जो हुआ मुकम्मल तौर पे सील कर दिया जाएगा कि कोई बंदा पैदल वाला भी ना आ जा सके। लोगों की ज़िंदगी पहले अजीरन है, आप उसको मज़ीद अजीरन बना देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है तरफ़ैन को सोचना चाहिए, अगर हुकूमत उनको उनके साथ बैठ के निगोशिएट करके कोई मकाम दे दे, एहतजाज कर लें, वो अपना, इसमें क्या हर्ज है। आप उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करें, पूरे इस्लामाबाद की गलियाँ और रावलपिंडी की गलियाँ और आने जाने के जो आमद रफ्त के रास्ते हैं बिटवीन द सिटीज़, आप उनको भी बंद कर देते हैं। मोटरवेज़ की भी इत्तलात आ रही है, वहाँ पर भी रुकावटें खड़ी करने का प्लान बना लिया गया और मुतादिद इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तो ये अब यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपने 10 शहरों में 144 जो है हुकूमत ने नाफिज कर दिया, तो 10 शहरों के अंदर आपने तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज है उसको कामयाब बना दिया। अगर वहाँ 20, 25, 50, 100 लोग भी निकल आए और पुलिस के साथ झड़पें हो जाएं और 10 जगह पे ये हो रहा हो, तो ज़बरदस्त कामयाबी है उनकी। इमरान खान यही चाहते हैं। आज इसी के ऊपर फैसल वाउडा साहब अब उनके मौक़िफ़ को, यानी कि आम ज़ुबान में आजकल ये कहा जाता है कि अगर आपके जहन में ये सवाल है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। एक वक्त था जब शेख रशीद के बारे में कहा जाता था कि आप उनकी गुफ्तगू सुन लें, आपको पता चल जाएगा इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। अब फैसल वाउडा साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू को उनसे मंसूब किया जाता है कि उधर क्या चल रहा है या क्या सोच पाई जा रही है, तो वो आप फैसल वाउडा को सुन लें, वो आपको बता देंगे कि क्या चल रहा है। आज वो आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी बातें उन्होंने की, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से ही बिलखुसूस की। जो तशवीशनाक बातें थी वो ये है कि PTI वाले तसादुम और लाशें चाहते हैं और इसलिए डी चौक आएंगे। तसादुम और लाशों की बात वो आज नहीं कर रहे, वो बहुत तवील अरसे से कर रहे हैं। जब अदम एतमाद हुई थी उसके बाद से वो लगे हुए हैं। अब उनका ऐड क्या की, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ के ऊपर, ये इल्ज़ाम लगाया ये डी चौक इसलिए आएंगे क्योंकि इन्हें तसादुम चाहिए। और आगे वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर कि PTI के अंदर से लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है। अब मुझे नहीं पता ये उनकी इन्फॉर्मेशन है, उनका अंदाज़ा है, उनको बताया गया है या जो भी है। बहरहाल उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है। तो ये बड़ी खौफनाक बात है। पता नहीं, हम इंसानी जानों की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर यानी इंसानी जानों को आग का ईंधन बनाना, ये भी एक बड़ी तशवीशनाक बात है। खुदा करे कि इनकी सारी बातें गलत हों, लेकिन जो बातें इन्होंने की वो सारी तशवीशनाक हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे इस दोराए पर ना लाएं कि अपने फ़ोन से कौम के सामने कुछ रखना पड़े। वो दावा करते हैं कि उनके पास ऐसे सबूत हैं, ऐसी चीज़ें हैं। मुझे चौधरी निसार अली खान साहब याद आ गए, उनकी जो टॉक होती थी वो बड़ी ज़बरदस्त होती थी, 45 मिनट 50 मिनट से कम होती नहीं थी और ख़बर होती थी 2 लाइनों की और वो आपको ढूंढनी पड़ती थी, पूरी तकरीर सुननी पड़ती थी। ये आर्ट उनको आता था कि वो किस तरीके से अपनी खबर को दबा के रखना है और बाकी बातें करते चले जाना है। अब वाउडा साहब पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, ये सबूत हैं, वो सबूत हैं, फलाना है, ये है, वो है, और इससे ज़्यादा क्या क्रिटिकल सूरत हाल होगी। आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं, अलबत्ता वो कहते हैं कि मुझे अदालत बुलाए, अगर कोई केस हो तो मैं बताऊंगा, लेकिन हुकूमत जो है वो ना कोई इंक्वायरी कमीशन बनाती है जुडिशल और ना ही किसी भी हवाले से। तो बहरहाल आज उन्होंने फिर धमकी लगा दी कि मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हैं, मुझे मजबूर किया जा रहा है, मैं वो दिखा दूंगा। अल्लाह जाने उनके पास ऐसा क्या है कि वो जनाब ये काम कर देंगे। बहरहाल काजी फाइज साहब इस वक्त तनकीद की जद में हैं इनकी जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से। उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने भी बात की, बड़ा
यानी शदीद तनकीद का निशाना बनाया अदालत के इस फैसले को। और फिर इसी तरह इनके आरिफ अलवी साहब उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस अरकान की खरीदो फरोख्त का माहौल पैदा कर रहे हैं। यानी डायरेक्ट इल्ज़ाम चीफ जस्टिस के ऊपर है कि उन्होंने राह हमवार कर दी, फ्लोर क्रॉसिंग की। अब नुक्ता यह है कि वो कहते हैं कि आइन को उसकी अपनी हालत में बहाल कर दिया और ये कहते हैं कि नहीं जी आपने गलत किया। एक्चुअली ये इस्तेहकाक तो है पार्लियामान का, पार्लियामान उस कानून को बदल दे। जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आए 63A की जो तशरीह थी पुरानी वाली, उसके मुताबिक आइन को रीराइट कर दे वो, यानी कि आइनी तरमीम लाएं और उसको लिखते हैं कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा वो फिर डिस्क्वालीफाई होगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। बहरहाल अब फिलहाल इनको काम था ये हो गया। मोहसिन नकवी साहब उन्होंने आज एहतजाज के हवाले से बात की और उसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया, यानी जिसको कहते हैं ना विद कन्विक्शन, पूरे एतमाद के साथ उन्होंने कहा जी किसी भी सूरत इनको इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं है। वजूहात क्या हैं? SCO का इजलास होने जा रहा है, आज भी हम घर में बात कर रहे थे, ऑफिस में बात हो रही थी। इस्लामाबाद को इस वक्त दुल्हन बनाया हुआ है, यानी बहैसियत मजमूई हमारी कौम का जो मामला है, मैं भी शामिल हूँ उसमें, कि आखिरी टाइम पे हम सारे काम करते हैं, चाहे वो पेपर की तैयारी हो या खुदा ना खास्ता कोई ज़रूरी काम हो, हम बिल्कुल एंड पे जाएंगे, या बिल भरना हो तो लास्ट स्टेज पे जाएंगे ताकि लाइनों में खड़ा होना पड़े और फिर वहाँ खपरो लाओ। सो इधर अब मैंने देखा जो ही ये यानी कि इनकी आमद हुई वज़ीर आज़म साहब की मलेशिया के, और आगे SCO का इजलास होने जा रहा है, सड़कें बन गई, यानी घंटों के अंदर वो कारपेटिंग हो गई है सड़कों की, नए दरख्त लग गए, पौधे लग गए, ट्रिमिंग हो गई और सफाइयाँ हो गई भरपूर तरीके से और लाइटिंग हो गई। इस्लामाबाद को जनाब दुल्हन बना दिया गया, वो निक ऑफ द टाइम, नाक के नीचे दिया जलाना, वो वाली सूरत हाल है। तो एक तरफ इनकी ये तैयारियां हैं और इसी तनाजुर में ही मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी किसी सूरत इनको एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी, और अगर फिर भी इन्होंने कोशिश की तो ये अपने जहन नशीन कर लें, किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये ऐलान उन्होंने क्यों किया? ये ऐलान उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए नहीं किया, उन्होंने आम आवाम जो कि एहतजाज में शिरकत करती है उनके दिलों में खौफ बिठाने के लिए किया जाए, ताकि उनको ये मालूम हो कि ये हुकूमत फैसला कर चुकी है, अगर वो आएंगे तो फिर उनके साथ ये होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फिर आपने हमसे शिकवा नहीं करना। तो ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जिनका तहरीक इंसाफ को पंजाब में सामना रहा जब इनका वहाँ पे दौर इक़्तिदार था बतौर वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला। वही मोहसिन नकवी साहब, इमरान खान साहब तो मुतादिद बार इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं इनके ऊपर, सबसे बड़ा दुश्मन है ये तहरीक इंसाफ का, तो उनकी तरफ से वार्निंग आ चुकी है। आज की रात, आज के घंटे इंपॉर्टेंट है, क्या हो सकता है अडियाला जेल का दरवाज़ा फिर खुल जाए, जैसे आज़म सवाती पहुँचे थे 8 सितंबर वाले जलसे के हवाले से, और 8 से पहले जो था, तो हो सकता है फिर दरवाज़ा खुले, इमरान खान साहब को फरियाद की जाए, शायद वो सुन लें या मान लें, और फिर रात गए ये कॉल आ जाए, या जिस तरह उस दिन सुबह 7 बजे मुलाकात हुई और 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई 9 बजे कि जनाब कॉल ऑफ कर दिया गया, ये भी एक इम्कान है। बहरहाल जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक ख़तरनाक है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे और पाकिस्तानियों को महफूज रखे, सारे मामला तहरीक इंसाफ के भी, हुकूमत के भी, सब के बेहतर अंदाज से हल हों। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की, हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।